नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 9 जनवरी और हम जानेंगे 9 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो जैसा कि आपने पता है कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। तो आज के इतिहास में आपके एग्जाम के लिए दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है कि आज के दिन यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसी के उपलक्ष्य में आज के दिन प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि NRI दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट, इसको पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। और दूसरा है कि धरती के चरम दक्षिण में स्थित बर्फीले अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत पहला भारतीय दल 9 जनवरी 1982 को पहुंचा था। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस अभियान की शुरुआत हालांकि 1981 में की गई थी और इस टीम में कुल 21 सदस्य थे, जिसका नेतृत्व डॉक्टर SZ कासिम कर रहे थे, ठीक है। तो यह पूछा जाता है कि भारत का पहला दल रिसर्च के लिए, ठीक है, जैसे गंगोत्री वहां पे एक रिसर्च सेंटर है भारत का, तो उसको रिसर्च के लिए भारत का पहला दल जो है अंटार्कटिका पर कब पहुंचा था, अंटार्कटिक पर कब पहुंचा था, तो 9 जनवरी 1982 यानी कि आज का दिन। तो ये दो दिन आपके लिए, मतलब आज के इतिहास के लिए, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सेगमेंट है आज के दिन हम देखते हैं प्रमुख दिवस के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज ही के दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, मुंबई आए थे, ठीक है। तो उनके दिवस में, ठीक है, वर्ष 2002 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा यह घोषणा किया गया कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को NRI दिवस यानी कि नॉन रेजिडेंशियल इंडियन यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यह घोषणा हुई 2002 में और पहली बार मनाया कब गया था, 2003 में। यहां पे लिखा गया है 2003 में। तो आपसे पूछा जाए कि घोषणा कब हुई थी, 2002 में, और इसे पहली बार मनाया कब गया था, तो 2003 में। और इतिहास क्या, आपको मैंने बता दिया कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी पहली बार, ठीक है, मतलब कि पहली बार नहीं, मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अब यहाँ पे इस बार यह 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। और इस वर्ष यह मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में। आपने पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वह इंदौर है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। तो 17वां जो इसका आयोजन किया जा रहा है इंदौर में किया जा रहा है और जिसका थीम रखा गया है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार हैं, ठीक है। प्रवासी अमृतकाल में भारत के प्रगति के विश्वसनीय भागीदार हैं, ये इस वर्ष के 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम है। तो ये आज के दिवस के बारे में रहा। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो यहाँ पर पहला करंट अफेयर्स है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कह रहा है कि NCST की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। और तीसरा कह रहा है कि आपका आयोग और उसके अधिकारी अनुसूचित जनजातियों के लिए नीतियों का निर्माण और विकासात्मक कार्यों में भाग लेते हैं। अब आपके ऑप्शन है, तो सबसे पहले इसके एक्सप्लेन को देख लेते हैं कि यहां पर जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में, ठीक है, आर्टिकल 338 में संशोधन करके 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से एक संवैधानिक निकाय बनाकर इसे 338A में शामिल कर दिया गया, ठीक है, 338A में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या इसकी व्याख्या किसमें की गई है, तो 338A में किया गया है और किस संविधान संशोधन के तहत, 9वें संविधान संशोधन के तहत। तो संवैधानिक निकाय कैसे कहते हैं, जिसकी व्याख्या हमारे संविधान में की गई है वो संवैधानिक निकाय है और जिसकी व्याख्या हमारे संविधान में नहीं की गई है वो गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आर्टिकल 338 में, तो इस प्रकार से क्या है, एक संवैधानिक आयोग है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका सही होता है। अगला कह रहा है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी, लेकिन इसकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो यहां पे कह रहा है कि बाध्यकारी नहीं है, आज सिफारिश कर सकते हैं लेकिन सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन आपका क्या होता है, गलत होता है। और तीसरा कह रहा है कि आयोग और उसके अधिकारी जनजाति उप आयोग सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए नीतियों का निर्माण और विकासात्मक कार्यों में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन सही है, 1 और 3। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारत की G20 प्रेसिडेंटी थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी
एक परिवार एक भविष्य है। और दूसरा कह रहा है कि भारत G20 अध्यक्षता के दौरान तिकड़ी में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे। तो इसके बारे में पूछा गया, तो जानते हैं इसके एक्सप्लेन में, तो उसके बाद हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे कि भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य महाउपनिषद के प्राचीन सांस्कृतिक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि पहला वाला ऑप्शन सही है कि यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम या आपसे थीम के बारे में कहा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है, तो ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि समूह का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। प्रेसिडेंटी के ट्रोइका पिछली, वर्तमान और आने वाली प्रेसिडेंसी द्वारा समर्थित किया जाता है। भारत की अध्यक्षता के दौरान टिकड़ी में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन भी क्या आपका सही है कि इसमें क्या होगा, इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील भी शामिल होंगे। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका क्या होता है, सही होता है। अगला करंट अफेयर्स है, भारत में सड़क दुर्घटनाओं के मामले और उनके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि भारत दुनिया में सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा मौत के मामले में शीर्ष पर है। दूसरा कह रहा है आपका कि कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना के कारण सबसे अधिक मौतें हुई। और तीसरा कह रहा है कि 18 से 45 वर्ष की आयु के लोग कुल दुर्घटना मृत्यु के 60% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहां पर इसके बारे में हम जानते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भारत सरकार की नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पहला कह रहा है कि आपका कि सड़क यातायात दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हर साल भारत में लगभग 1.3 मिलियन लोग वैश्विक स्तर पर अपनी जान गंवाते हैं। तो यहां पर ये चीजें हैं कि ये तो सही है आपका कि भारत दुनिया में सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मौत वाले देशों में पहले स्थान पे। दूसरा कह रहा है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली 90% से अधिक मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है। और तीसरा कह रहा है कि भारत दुनिया के लगभग 11% हिस्सेदारी के सबसे अधिक मृत्यु दर के साथ शीर्ष पर है। तो यहां पे जैसे मैंने कहा कि ये तीनों एक्सप्लेन किसके लिए थे, पहला था कि ज्यादातर सड़क दुर्घटना में 90% मृत्यु किसकी होती है, जिन देशों की निम्न और मध्यम आय है। दूसरा कि पूरे विश्व में जितनी दुर्घटना होती है उसका अकेले 11% कहां पे होता है, भारत में होता है। और अगला है कि भारत में सड़क दुर्घटना के दौरान 1.3 मिलियन लोगों की क्या होती है, मृत्यु होती है। तो ये पूरा का पूरा पहले वाले ऑप्शन का एक्सप्लेन है कि भारत दुनिया में सड़क दुर्घटना के मामले में सबसे अधिक मौत वाले देशों में शीर्ष पर है। आगे है कि 2021 में देश के कुल 4,12,432 सड़क हादसे हुए। सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान गई और लगभग 3.8 लाख लोग घायल हुए। और अगला कह रहा है कि सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग 18 से 45 वर्ष के लोग थे, जिनकी दुर्घटना में लगभग 67 से 60% के आसपास मृत्यु हुई थी। तो अतः सी तीसरा वाला भी ऑप्शन आपका सही है। और लास्ट के बारे में देखते हैं कि वर्ष 2020 में 1.3 लाख लोगों की मौत के साथ सड़क दुर्घटना पिछले एक दशकों में सबसे कम थी। तो यहां पे कहा जा रहा है कि सबसे अधिक थी। आपने पता होगा कि अगर उस समय पढ़े होंगे तो कोविड-19 के दौरान जब सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे तो पिछले कई दशकों में सड़क दुर्घटनाओं की जो संख्या थी वो काफी कम आकी गई थी। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका गलत है, बाकी पहला और तीसरा आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में पुनौरा धाम समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा, यह कहां पर स्थित है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है झारखंड। तो जानते हैं यहाँ पे पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत बिहार के नालंदा और गया जिलों का चुनाव किया। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में लोकसभा में कहा कि इस योजना का उद्देश्य पर्यटक और गंतव्य स्थल केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अस्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुरैना धाम को विकास के लिए चिन्हित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था। मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर, सीताकुंड नाम का एक तालाब और एक हाल है। तो यह पूछा गया है कि पुनौरा जो धाम है, ठीक है, यह किस राज्य में है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, बिहार में। ठीक है, बिहार के सीतामढ़ी जिले में आता है। आपका बिहार में एक जिला है जिसका नाम है सीतामढ़ी। और
इसकी मान्यता क्या है? तो इसकी मान्यता यही है कि यहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था। ठीक है, तो पुनैरा धाम जिसके चर्चे में है तो किस राज्य में? बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आई थिंक इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी है काइलियन एम्बापे, ऑप्शन सी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट का अवार्ड फ्रांस के फुटबॉल टीम के कैप्टन काइलियन एम्बापे को दिया गया है। आपको बता दें कि टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि फ्रांस फाइनल मुकाबले में हार गई और अर्जेंटीना की टीम विजेता हुई। इसके अलावा अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल का अवार्ड प्रदान किया गया। गोल्डन बॉल अवार्ड जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को प्रदान किया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया, तो काइलियन एम्बापे को। ठीक है, काइलियन एम्बापे को। और इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध है फ्रांस से और यह फ्रांस के फुटबॉल टीम के कैप्टन है। और आपसे पूछा जाए कि गोल्डन बॉल अवार्ड, ठीक है, गोल्डन बॉल अवार्ड किसे गया? लियोनेल मेसी। और ये कहां के हैं? आपके ये आते हैं आपके अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना के। तो आपको बताते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के जो विजेता टीम थी वो अर्जेंटीना थी और अर्जेंटीना के कैप्टन कौन थे? लियोनेल मेसी थे। और इनको गोल्डन बॉल अवार्ड जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि क्रिकेट में एक पुरस्कार दिया जाता है प्लेयर ऑफ द मैच, तो उसी प्रकार से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस में दिया जाता है? आपका फुटबॉल में दिया जाता है। और गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया जाता है? तो जिसने सबसे अधिक गोल किए हों पूरे सीजन में, जिसने सबसे अधिक गोल जो करता है, ठीक है, उसे क्या? गोल्डन बूट अवार्ड। और सबसे अच्छा जो प्रदर्शन करता है उसे गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि सैन्य एक्सरसाइज सूर्य किरण 16 किन दो देशों के बीच किया गया? तो यहां पर ऑप्शन है कि भारत मलेशिया, ऑप्शन बी है भारत श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत नेपाल और ऑप्शन डी है भारत नेपाल और श्रीलंका। तो जानते हैं भारत और नेपाल के सेनाओं के बीच सूर्य किरण का 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण था। इस साल इसका आयोजन जो है नेपाल के सलझंडी, और यह कहां पड़ता है? नेपाल में। नेपाल के सलझंडी में 16 से 29 दिसंबर 2022 के मध्य किया गया था। भारत और नेपाल के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2011 में किया गया था। तब से बारी बारी से दोनों देशों में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि सूर्य किरण एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में किया जाता है, तो भारत और नेपाल के बीच में। यह इसका कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। ठीक है, इस बार कहां पे किया गया? नेपाल में। ठीक है, इस बार कहां पे किया गया? नेपाल में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2011 में। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में हनुक्का या हनुका सुर्खियों में रहा, ये क्या है? ऑप्शन ए है हरी शैवाल की एक प्रजाति, ऑप्शन बी है कछुए की विलुप्त होती प्रजाति, ऑप्शन सी है यहूदियों का एक पर्व और ऑप्शन डी है हिमाचल की एक जनजाति। तो जानते हैं हनुक्का एक 8 दिवसीय यहूदी पर्व है। इसे प्रकाश का महोत्सव भी कहा जाता है। हिब्रू कैलेंडर के अनुसार किस्लेव के 25वें दिन शुरू होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नवंबर के अंत से दिसंबर के अंत तक किसी भी समय मनाया जा सकता है। इसे यहूदियों का क्रिसमस भी कहा जाता है। इसे दूसरी शताब्दी के समय यरूशलेम में दूसरी होली टेम्पल के पुनर्विकास के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस समय यहूदियों में मैक्रोबियन विद्रोहियों में ग्रीक सीरियाई शासक और सैनिकों मंदिरों को अपवित्र करने के कारण यरूशलेम से बाहर निकाल दिया गया था। वर्ष 2022 में यह पर्व 18 दिसंबर से 26 दिसंबर के मध्य मनाया गया। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हनुक्का पर इजराइल के राष्ट्रपति को बधाई दी। तो आपसे पूछा जाए कि हनुक्का जो सुर्खियों में यह क्या है, तो यह आपका यहूदियों का एक पर्व है। इसे यहूदियों का क्रिसमस कहा जाता है। ठीक है, इसे यहूदियों का क्रिसमस कहा जाता है, जो कि 18 से 26 दिसंबर के मध्य मनाया गया। और भारत के तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी इजराइल में बेसिक तौर पे वर्तमान समय में सबसे बड़ा यहूदी क्षेत्र वाला जो देश है वह इजराइल है। ठीक है, तो इजराइल के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बधाई दी गई, जिसके कारण यह काफी चर्चे में आया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि अमृत भारत योजना के तहत कुल कितने
छोटे रेलवे स्टेशनों को नवीनीकरण किया जाएगा। तो जिसका सही उत्तर था 1000। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन जो है सूर्य किरण नामक जो सैन्य अभ्यास है, ये है भारत और नेपाल के बीच में होता है, नेपाल और भारत के बीच में होता है, जिसका कि अभी हाल ही में 16वां संस्करण किया गया। यहां पे क्वेश्चन ये है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास जो भारत और नेपाल के बीच में होता है, जिसका 16वां संस्करण अभी हाल ही में नेपाल में किया गया, इसकी शुरुआत कब हुई थी। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।